देखिए। हाँ जी भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी के? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों को आ रही है। और अगर आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा थंबनेल डाल के कि हाँ भैया आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। हम चलते हैं आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लास्ट सेशन होने वाला है। कल करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस। जैसा कि आपको पता है कि हम जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसकी प्रैक्टिस साथ के साथ लेते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि इससे पहले जो 2 क्लास हो चुकी है उनको एक बार जरूर देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद। और फिर मेरे साथ करेंगे आप क्लास की सॉरी प्रैक्टिस। जितना भी हमने 3 दिन में पढ़ा है इस सभी के सारे क्वेश्चंस कैसे, यानी कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेंटेंस है और इसमें ये वर्ड है अंडरलाइन किया गया है तो आप बताइएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है या हम इस वर्ड को क्या बोल सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी जो कुछ भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसके बने हुए क्वेश्चंस। क्योंकि मेरे भाई जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसका फायदा तभी है जब आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। तो कल धमाका होगा प्रैक्टिस का। और एक चीज और मैं आपको कंफर्म कर दूं, एक चीज और कंफर्म कर दूं कि भाई कल हमारा चौथा दिन होगा। क्योंकि आपको पता है हफ्ते में केवल 5 दिन क्लास चलेगी तो पांचवा दिन हमारा बनेगा कौन सा? पांचवा दिन होगा हमारा फ्राइडे का। अब एक तरफ आपकी वोकैबुलरी चल रही है सुबह को बहुत धमाकेदार तरीके से और शाम को चल रहा है आपका ग्रामर का सेक्शन। लेकिन क्या नहीं चल रहा है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज। तो ये भी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। और हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे जो है उनको बहुत दिक्कत आती है क्योंकि हमें तो सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकल पाता। और अगर हमने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो पांचवा दिन जो होगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होगा मेरे भाई। किसका होगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज या क्लोज टेस्ट का होगा। ठीक है। अब पैसेज या क्लोज टेस्ट को जैसा कि आपको पता ही है कि आप, चलिए इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे कि पैसेज या क्लोज टेस्ट का कैसे और कौन क्या करेगा। तो अभी हम लोग आज की क्लास में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है भाई? चलिए भाई एक बार थम्स अप डाल दीजिए कि जी भैया क्लास स्टार्ट करिएगा। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि भाई आज के लिए अगेन सॉरी, क्योंकि आज की पीपीटी जो है फिर से व्हाइट में है। मैं आपका दर्द जानता हूं, आप बार बार मत बोलना कि भैया ब्लैक में बोला था। क्योंकि ये मैं दूसरे स्टूडियो से ले रहा हूं और यहां पर ब्लैक पीपीटी को ये पकड़ता नहीं है। जो कैमरा है वो वाला कैमरा तो ब्लैक व्हाइट दोनों को एक साथ पकड़ लेता है, तो इस वजह से ठीक है आज के लिए मैनेज करेंगे। फिर हम आगे से अगेन आपको बताइए ब्लैक, कल जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग ब्लैक में करेंगे, ठीक है भाई? चलिए जी। तो लास्ट टॉपिक कल हमने आपको कराया था, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कल का टॉपिक। कल का टॉपिक बताओ लास्ट में हमने क्या कराया था। कल का टॉपिक बताइए कल लास्ट में हमने क्या किया था। जल्दी 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 फास्ट। कल हमने लास्ट में क्या किया था एक बार कंफर्म करो मुझे कि भैया ये वाला टॉपिक हमने कल लास्ट में किया था। वर्ब किया था, यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हमने किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है जी। चलिए जी, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल इसी बीच में हमारा एक डिस्कशन हो रहा था आप लोगों से, ठीक है? और वो डिस्कशन किसके बारे में था वो भी मैं आपको बताता हूं। वो डिस्कशन था हमारा क्लॉज को लेकर। किसको लेकर? क्लॉज को लेकर। तो आज हम पहला टॉपिक जो करेंगे मेरे भाई वो क्लॉज का ही करेंगे। ठीक, किसका करेंगे? क्लॉज का करेंगे। अब ये क्लॉज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों क्लॉज पे फोकस कर रहा हूं? कल मैंने आपको फ्रेज बताया था। जल्दी से सभी बच्चे मुझे फ्रेज की डेफिनेशन बता दीजिए कि फ्रेज होता क्या है। मैं यहां से क्लॉज बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं एक बार जल्दी से फ्रेज का रिवीजन करा देता हूं। फ्रेज की डेफिनेशन लिख के बताओ मुझे जल्दी से क्या होती है, क्योंकि मैंने कल लिखी थी तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार रिवीजन कर लें। फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है फ्रेज की, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में तेजी से। क्या होगी बोलो? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
किसका समूह? शब्दों का समूह, लेटर्स का नहीं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये कहलाता है आपका फ्रेज। बात समझ में आ गया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या कन्वे करता है? मीनिंग कन्वे करता है, उसी को हम बोलेंगे आपका क्या? दैट इज फ्रेज। अब सुनना बाबू ध्यान से जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि डिफरेंस जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना आपको, वो क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस, ये बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए जी, एक बार वापस आते हैं, इसको हटा देते हैं। पहले क्लॉज देखो। क्लॉज क्या है? मैं खुद अपने आप से लिख रहा हूं, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। क्लॉज क्या है? क्लॉज है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें क्या होना चाहिए? हैविंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। भैया फ्रेज और क्लॉज में यही अंतर है। क्या बताया था मैंने? फ्रेज बोलो एक बार फिर से, कि भैया फ्रेज में आपने बताया था ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन इसमें क्या नहीं होता? इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ आ गए, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ आ गए, तो ये क्या बन जाएगा? क्लॉज बन जाएगा। फिर से सुनो दोनों का डिफरेंस। फ्रेज में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा, फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा। क्लॉज तभी होगा जब उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई है? कोई बात नहीं, मुझे पता है कई सारे बच्चे कहेंगे नहीं भैया समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, चलो हम देसी तरीके से सीखते हैं। एक तरफ हमने लिखा फ्रेज और एक तरफ हमने लिखा क्लॉज। मैंने कहा भाई जो फ्रेज है ये क्या है? तो आपने कहा भैया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज तो हमने कहा भैया ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी शब्दों का समूह है। लेकिन इसमें क्या चीज होना जरूरी है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होना जरूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। ये है दोनों का डिफरेंस। और ये इतना कीमती क्यों है? मैं क्यों फोकस कर रहा हूं इस मुद्दे पर? आप अभी देख के बोलोगे भैया वास्तव में ये चीज हमारे बहुत काम आती है। ये आपने ही क्लियर कर दिया, अब हमें फंसेंगे नहीं चैप्टर में आके। ठीक है, पहले आप ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? तो थम्स अप और दिल दोनों मारो फेंक के कि भैया बिल्कुल क्लियर है। अब आप जहां हमें ले जाना चाहते हो वहां पर चलिएगा। पहले मारो जल्दी से, तब मैं लेके चलूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा होता हूं उसका कहीं ना कहीं एग्जाम से कनेक्शन करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो फायदा है। चलिए जी, थम्स अप आ चुके हैं, तो ये बता रहे हैं कि आपको यहां तक क्लियर हो चुका है। अब मैं जिस मुद्दे पर लेके जाना चाह रहा हूं उस पर समझिए। सीधी बात करते हैं, एग्जाम में ये क्यों है इंपॉर्टेंट? जो हमने ये डिफरेंस पढ़ा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको समझिएगा। मान लो आपसे किसी ने पूछा, जो पेपर में क्वेश्चन आता है भर भर के, कि भाई डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, ये क्वेश्चन आपके पिछले 2024 के एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। फिर किसी ने पूछा कि भाई ऑल्दो और दो, ऑल्दो हो या दो हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, बस 1 मिनट लूंगा, ठीक है, और फिर मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं उसको समझना। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का वही मतलब होता है जो ऑल्दो या दो कंजक्शन का होता है। फर्क क्या है? ये जो है ये कंजक्शन है। क्या है मेरे भाई? कंजक्शन। ये क्या है? ये है प्रेपोजिशन। क्या है मेरे भाई? प्रेपोजिशन है। बात क्लियर हो गई? ये है प्रेपोजिशन और ये है कंजक्शन। क्लियर?
अब मैंने कहा आपसे कि जो ये ऑल्दो या दो है, ये दो क्लॉज को जोड़ता है। एक सेकंड, किसको जोड़ता है? क्लॉज को। क्लॉज वन, क्लॉज टू, ये दो क्लॉज को जोड़ता है। और वो दोनों क्लॉज कैसे होने चाहिए? ओपोजिट। कैसे होने चाहिए? ओपोजिट क्लॉज। हिंदी में क्या बोलेंगे ओपोजिट क्लॉज को? ओपोजिट को क्या बोलते हैं जब दो चीजें एक दूसरे के ओपोजिट? विपरीत। हाँ, गुड, विपरीत बोलते हैं। विपरीत कैसे लिखेंगे? विपरीत आई थिंक ऐसे लिखेंगे। सही लिखा हो तो दिल मारो फेंक के कि भैया हिंदी बिल्कुल सही है। जब दो क्लॉज में एक दूसरे के विपरीत बात बताई जा रही हो, तब हम यूज करते हैं ऑल्दो या दो कंजक्शन का। लेकिन ये जो कंजक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ दो क्लॉज को जोड़ता है। फिर सुन लो, सिर्फ और सिर्फ दो क्लॉज को जोड़ता है। और जो ये डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ है, ये प्रेपोजिशन है। ये अपने पीछे प्रेपोजिशन, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्लॉज नहीं लेता। कल जो पढ़ा था वो अब काम आएगा। क्या पढ़ाया था मैंने, जल्दी से बताओ? याद है सभी को? मैंने कहा था रोजाना क्लास में जुड़ना, तब मजा आएगा। क्या पढ़ाया था मैंने प्रेपोजिशन के बारे में? जल्दी बताओ। मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन अपने पीछे क्लॉज नहीं लेता। क्या लेता है? जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बताया था। नाउन लेता है, और क्या बताया था? जल्दी बोलो। प्रेपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन लेता है, या प्रोनाउन लेता है, या तो नाउन, दिखाना रे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ जी बोलो। या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है। एक और बात बताई थी, तीसरा बोलो। नाइस, तीसरा बोला था फ्रेज लेता है। ये तीनों में से किसी को भी ले सकता है। किसी ने बोला भैया अगर प्रेपोजिशन के पीछे मैंने क्लॉज लगा दिया, अगर मैंने प्रेपोजिशन के पीछे क्लॉज लगा दिया तो ये सही होगा या गलत होगा? मैंने कहा बाबू नहीं, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्लॉज नहीं लेगा। प्रेपोजिशन या तो नाउन लेगा, या प्रोनाउन लेगा, या लेगा अपने पीछे फ्रेज। प्रेपोजिशन फ्रेज तो ले सकता है, लेकिन क्लॉज नहीं लेगा भाई। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। तो डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, मीनिंग इन दोनों का सेम है, बट फर्क क्या है कि आपको इनके पीछे क्या डालना पड़ेगा? फ्रेज डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? फ्रेज। मतलब ये अपने पीछे कभी भी क्लॉज नहीं ले सकते। एक बार फिर से जल्दी से, क्योंकि मैं आप क्वेश्चन देने जा रहा हूं आप लोगों को, सुनो। डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्लॉज नहीं लेता। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? फ्रेज। और ये है कंजक्शन, ये कंजक्शन अपने पीछे क्या लेते हैं? क्लॉज लेते हैं। अब मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन देने जा रहा हूं और मुझे आंसर बताना 2 सेकंड के अंदर अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं साइड में हट रहा हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर क्वेश्चन एकदम तैयार है, बवाल क्वेश्चन। ओ घर हज परदेसी। हाँ जी, क्लियर है? अच्छा जी, चलो अब एक क्वेश्चन ले लो जल्दी से फटाफट, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको समझ में आ गया। यहां पर मैंने डाला गैप, पहला ऑप्शन। आंसर बताना भैया देखते ही फटाक से। आंसर अगर इतनी देर में आंसर नहीं आया ना तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया और आपने कुछ नहीं सीखा। मेरे भाई तबाही मचा दो, आग लगा दो फटाफट। चाहे मेरी क्लास में एक ही बार सीख के जाओ, बट ऐसी सीख के जाओ कि लॉक लग जाए उस दिन उसके ऊपर।
अब मुझे नहीं पता तुम इसका आंसर क्या लगाओगे। पेपर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया इसका आंसर बताओ, रीजन के साथ पता होना चाहिए, रीजन के साथ। शाबाश मेरे शेरो, जिसने भी इसका ऑल दो आंसर लगाया है दिल मारो फेंक के, और मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को सैल्यूट। मजा आ गया भाई। यही तो तरीका है कि आप पूरे ताकत के साथ सीखते हो। तो ऑल दो जिसने भी इसका आंसर लगाया है, सैल्यूट है मेरी तरफ से उन्हीं बच्चों का जो है। एक बार पहले दिल मारो सबके लिए, दिल मारो फटाफट जल्दी से फेंक के। जिसने भी ऑल दो लगाया है उसके लिए दिल मारो फेंक के, क्योंकि उसका आंसर है गलत। अबे अबे ओ नालायको, सुधर जाओ। मानोगे नहीं बिल्कुल भी। इधर आओ जल्दी से फटाफट। भैया आपने हमें सिखाया, क्या सिखाया मैंने अभी, वापस आओ जल्दी से, वापस आओ। भैया आपने हमें सिखाया कि प्रेपोजिशन अपने पीछे फ्रेज लेती है, क्लॉज नहीं लेती। और ये जो दो ऑल दो कंजक्शन है ये अपने पीछे क्लॉज लेता है, ये आपने सिखाया भी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना। यहां बताओ मुझे, जहां पे आप ये ब्लैंक फिल करने वाले हो, इसके बाद जो ये लिखा है ना वर्किंग हार्ड, इसमें क्या है, क्लॉज है या फ्रेज है? लिखो लिखो कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिख के बताओ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां क्लॉज है या फ्रेज है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जहां पे आप ब्लैंक फिल कर रहे हो उसके बाद क्या है ये फर्क पड़ता है। तो बाबू अब बताओ जल्दी से, ये क्या है? वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड, क्या इसमें कहीं सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। जब इसमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा और हमें क्लॉज के लिए क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लॉज के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और भैया यहां तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ही नहीं, तो इसका मतलब जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है तो ये क्लॉज नहीं है। और जब ये क्लॉज नहीं है तो मेरे भाई कंजक्शन ना तो इफ, ये तो खैर वैसे भी नहीं आएगा, और ना ऑल्दो आएगा। ये दोनों कैसे लगा सकते हो? ऑल्दो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं तो अपने पीछे क्लॉज लूंगा, और यहां क्लॉज है नहीं। तो जब यहां क्लॉज नहीं है तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ये फ्रेज है, ये फ्रेज। और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेती है, फ्रेज लेती है। और प्रेपोजिशन के पीछे ही वर्क का वर्किंग हो गया। तुम वैसे भी दिमाग बुद्धि लगा सकते, कल पढ़ाया था मैंने, जिरेंड जो बना है ये कैसे बना है, वर्क का वर्किंग बना है कि नहीं बना है। तो इसका आंसर इन दोनों में से होगा। और डेस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं आता, क्या आता है जल्दी से बताओ? डेस्पाइट किसके इक्वल होता है? डेस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। तो इसके पीछे ऑफ आता नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, हैंस प्रूव्ड। जल्दी बताओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं, फटाफट जल्दी बताओ मुझे, इस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ हो तो दिल मारो फेंक के कि भैया अब हमें क्लियर है, अब हमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन तैयार है, जल्दी बताओ फटाफट। यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? कहानी क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत तेजी से, ये लीजिए। आंसर इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए मेरे भाई। इतनी देर अगर लगाओगे तो फिर तुमने कुछ नहीं पढ़ा और हमने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया। इतनी देर अगर लगाओगे तो भाई फिर ना तुमने कुछ पढ़ा ना हमने तुम्हें कुछ पढ़ाया। जल्दी से बताओ। ये बात, ये यही तो चाहिए, यही तो जुनून चाहिए मुझे। चलो आ जाओ जल्दी से। भैया इस बार हमने तुरंत पकड़ लिया कि देखो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जहां हम ब्लैंक फिल कर रहे हैं उससे आगे क्या है। उसके आगे ही जो है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्रैक्टिस्ड हो गई हमारी वर्ब, और प्रैक्टिस हाउ, कैसे किया उसने, ये हो गया हमारा वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। तो भैया सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, क्या बन के तैयार हो गया पूरा, क्लॉज। और क्लॉज अगर तैयार हो गया तो ये प्रेपोजिशन ना तो ये वाली आएगी, ये भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा। अब ये दोनों आएंगे,
इनमें से कोई सा भी आ सकता है। लेकिन हमने क्या बताया, विपरीत। जब उसने कड़ी मेहनत की तो उसे जीतना चाहिए था, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी नहीं जीत पाया। तो दो विपरीत बातें, और विपरीत बातों को कौन जोड़ता है, दो या ऑल दो, ये नहीं आएगा। अब अगर आपको क्लियर हो गया हो कि भैया अब हमें क्लियर है, हमें समझ में आ गया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जल्दी से दिल मारो फेंके कि यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें फ्रेज और क्लॉज का अंतर पता चल गया, हमें कोई डाउट नहीं है। जल्दी बताओ फटाफट, बहुत तेजी के साथ। मैं चलता हूं एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। चलो जी, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तुम्हें यहां पर सिंस दिखाई दे रहा है? जी भैया दिखाई दे रहा है। यहां भी सिंस दिखाई दे रहा है? जी भैया दिखाई दे रहा है। मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन मेरा यह है कि मुझे तुम इतना सा बता दो कि भाई यहां पर जो सिंस है वो क्या है, यहां पर जो सिंस है वो क्या है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? ऑप्शन सुन लेना। पहला ऑप्शन है प्रेपोजिशन। दूसरा ऑप्शन है कंजक्शन। तीसरा ऑप्शन है फ्रेज। और चौथा ऑप्शन है क्लॉज। बताओ, चारों में से बताओ। सबसे पहले मुझे फर्स्ट वाले में बता दो जल्दी से कि फर्स्ट वाले में जो सिंस है वो क्या है। जल्दी, तेजी के साथ। फर्स्ट वाले में सिंस क्या है? बहुत तेजी से, पीछे नहीं हटना बिल्कुल भी। अगर गलत किया ना किसी ने तो पिटाई और कुटाई, आपको पता है, दोनों करते हैं हम अपनी क्लास में। एक भी बच्चे का गलत अगर हुआ ना, पकड़ लेंगे उसको वहीं पर। शाबाश मेरे शेरो। भाई यहां पर सिंस कंजक्शन नहीं है। सिंस ऐसे कंजक्शन अपने पीछे क्या ले रहा होता है? क्लॉज। सिंस क्या है यहां पर? प्रेपोजिशन। क्योंकि भैया प्रेपोजिशन ही अपने पीछे क्या ले रही होती है? या तो नाउन या प्रोनाउन। और मार्च है महीने का नाम, और नाम इज नाउन इज द नेम। लेकिन भैया जो सिंस को हम रटते थे ना, सिंस प्रेपोजिशन है। यहां सिंस प्रेपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? अब हर बच्चा जानता है इस बात को। क्योंकि यहां पर ही हो गया सब्जेक्ट, अराइव्ड हो गई वर्ब, और जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब मिला वैसे ही ये पूरा क्या बन गया? क्लॉज। और क्लॉज प्रेपोजिशन क्लॉज नहीं लेता, कंजक्शन के पीछे ही क्लॉज आएगा। तो यहां पर जो सिंस है वो क्या है मेरे भाई? यहां पर सिंस क्या है? कंजक्शन है। बात क्लियर हो गई? अब आपको फ्रेज और क्लॉज में फर्क आ गया होगा। और मैं क्यों जोर दे रहा था? क्योंकि ये आगे कंजक्शन और प्रेपोजिशन चैप्टर में बहुत मदद करने वाला है आपकी। बात क्लियर हो गई? चलो जी, अब हम वापस आते हैं जहां से हम आपको लेके चले थे। चलिए जी, तो फ्रेज और क्लॉज में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। एक बार क्लॉज पढ़ लो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का क्या होता है? एक समूह होता है। क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट। हां, सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन एक दर्द और खड़ा हो गया। भैया क्लॉज तो समझ में आ गया, ये क्लॉज और सेंटेंस बड़ा पंगा करता है। अब हमें प्रॉब्लम किस में आएगी? क्लॉज में और सेंटेंस में आएगी। चलिए वो भी सिखाएंगे हम आपको, इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
चलो जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा रवि वॉज सिटिंग इन द क्लास। अब तुम मुझे ये बताओ जल्दी से, रवि यहां पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? क्लॉज है। बात क्लियर हो गई सभी को? ये अपने आप में क्लॉज है, ठीक है। चलो जी, अब तुम मुझे एक बात बता दो। मैंने बोला बच्चों ये बताओ, शी से लेकर ऑनेस्ट तक ये अपने आप में क्या है? क्लॉज है या फ्रेज है? आई से लेकर डिसऑनेस्ट तक ये अपने आप में क्या है? क्लॉज है या फ्रेज है? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताओ मुझे। शी से लेकर ऑनेस्ट तक क्लॉज है या फ्रेज है? जल्दी लिख दो, डिले मत करो, बिल्कुल बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से मुझे बताओ। शी से लेकर ऑनेस्ट तक ये अपने आप में क्या है? बहुत बढ़िया, क्योंकि भैया सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये हो गया अपने आप में क्लॉज। चलो जी, क्लॉज 1 सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, भैया ये हो गया अपने आप में क्लॉज 2। बिल्कुल। क्या ये यहां से लेकर यहां तक क्लॉज है? अब लिखो, यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये यहां से लेकर यहां तक क्या है? बोलो जल्दी, यहां से लेकर यहां तक क्या ये अपने आप में क्लॉज है? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। यस, इसका मतलब ये क्या है? सेंटेंस है। क्या है ये बाबू? सेंटेंस है। इसका मतलब एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। यहां पर ये क्लॉज भी था और ये सेंटेंस भी था। ये क्लॉज भी था, ये सेंटेंस भी था। इसका मतलब यह हुआ कि एक क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। तो कंक्लूजन मैंने यह दिया आपको कि मुझे बताओ, ये जो छिटकू सा है ना, छिटकू सा, और ये है बड़ा सा। अब ये बता दो जल्दी से, अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ा कौन है, सेंटेंस या क्लॉज? जल्दी बताओ, कौन सा बड़ा है? सेंटेंस। और कौन छोटा हुआ? क्लॉज। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर हम एक से ज्यादा क्या ले सकते हैं? बोलो फटाफट। एक सेंटेंस के अंदर हम एक से ज्यादा क्या ले सकते हैं? क्लॉज ले सकते हैं। तो ये वाली पिक्चर आज के बाद याद रखना, ठीक है? अच्छा भैया, एक सेंटेंस के अंदर मान लो ये सेंटेंस है, क्या हम एक सेंटेंस एक क्लॉज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक सेंटेंस एक क्लॉज भी हो सकता है, और एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट यहां तक किसी को? एक सेंटेंस, एग्जांपल आ जाओ, एक सेंटेंस अपने आप में क्लॉज है, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज भी है। यह भी क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? इसका मतलब बड़ा कौन है? सेंटेंस। ठीक है, लेकिन अब मैं जो पूछने जा रहा हूं मुद्दे पर चलते हैं भाई लोगों। जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो कि ये सेंटेंस है, क्लॉज है, या दोनों है? जल्दी, ये सेंटेंस है, क्लॉज है, या दोनों है? जल्दी 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 जल्दी, ये सेंटेंस है या क्लॉज है? सेंटेंस है या क्लॉज है? जल्दी बताओ बताओ। सर जी, ये क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज नहीं है, क्योंकि क्लॉज को हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका मतलब ये क्लॉज नहीं है।
बट बाबू ये सेंटेंस है। क्या है ये? सेंटेंस है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर, ध्यान से सुनना, हर क्लॉज, जब आप ये कहोगे ना कि हर सेंटेंस एक क्लॉज भी हो सकता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये सेंटेंस क्या है? कौन सा सेंटेंस है? जो सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब की बेस फॉर्म से, वो कौन सा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? इंपैरेटिव। कौन सा होगा? इंपैरेटिव। ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये अपने आप में क्लॉज नहीं है। तो क्लॉज को क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लॉज को क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आया बात समझ में? तो हर सेंटेंस जरूरी नहीं है कि वो क्लॉज होगा। हर सेंटेंस जरूरी नहीं है कि वो क्लॉज होगा, लेकिन हर क्लॉज अपने आप में सेंटेंस तो होगा ही होगा। लिखो जल्दी से अगर लिखना चाहते हो। हर सेंटेंस जरूरी नहीं है कि वो क्लॉज होगा, लेकिन हर क्लॉज, ये रहा, आ जाओ यहां पर, हर क्लॉज अपने आप में क्या होगा? सेंटेंस। हर क्लॉज अपने आप में सेंटेंस तो होगा, लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि क्लॉज को क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहां तक बात क्लियर होती है? अब आ जाओ जल्दी से, ये बताओ मुझे, इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं? पहला क्लॉज बताओ कहां पर है? द थीफ डिनाइड, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, तो ये हम इसे क्या बोलेंगे? C1। बोल दिया C1। चलो, ही वॉज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द मर्डर, ये क्या हो गया हमारा? C2। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास कंजक्शन है दैट, आ गया। फिर आ जाओ, राम टोल्ड मी, ये हमारा क्या हो गया? C1। बात क्लियर हो गई सभी को? C1 हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा, आई हैड वर्कड हार्ड, ये हमारा क्या हो गया? C2। आई वुड हैव पास्ड, ये हमारा क्या हो गया? C3। ले भैया, यहां तो 3 क्लॉज हो गए। कितने क्लॉज हो गए? 3। C1, C2, C3। बात क्लियर हो गई? अब यार एक क्वेश्चन है, जो उच्च कोटि के बच्चे बैठे हैं, मेरा उनसे क्वेश्चन है, सवाल है, इजाजत हो तो पूछ लूं। ये बताओ, ये जो इफ नाम का कंजक्शन है, ये कौन कौन से क्लॉज को जोड़ रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चे पता क्या कहते हैं? भैया ये दैट भी आ गया, इफ भी आ गया, दो कंजक्शन क्यों? यही डाउट आज अगर क्लियर कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कहीं भी लेके जा सकता हूं, तो मैं किसी भी लेवल पे। इफ नाम का जो कंजक्शन है, ये किस किस को जोड़ रहा है? जल्दी से बता दो। और लेट के जो पढ़ेगा उसे तुम्हें पता है कि भूत प्रेत आएंगे उसके सपने में। शाबाश। जो इफ है वो जोड़ रहा है C2 और C3 को, C2 और C3 को। और जो ये दैट कंजक्शन है, ये किसे जोड़ रहा है? जल्दी बता दो। दैट कंजक्शन ये किसको जोड़ रहा है? जल्दी फटाफट, दैट कंजक्शन किसे जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि राम टोल्ड मी C1, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, अपने आप में एक सेंटेंस हो जाएगा। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को इस रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ रहा है कौन? दैट। तो मेरे भाई दैट इनको जोड़ने का काम कर रहा है। अब आगे बात समझ में कि कैसे जोड़ रहा है। एक बच्चा ये सोच सकता है कि नहीं, C1 को C2 से जोड़, नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा चलेगा, ये पूरा इमेजिनरी एक्शन इफ से लेकर पास्ट तक, तो पूरा ये सेंटेंस आएगा, इसको जोड़ रहा किससे? C1 से। ठीक है, अब आ जाओ, राधा आस्क्ड कृष्णा, ये हो गया हमारा C1। ही लव्ड हर, ये हो गया हमारा C2। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? इन दोनों को जोड़ रहा है इफ नाम का कंजक्शन। बात क्लियर हो गई? और अगर मैं तुमसे पूछूं राधा से लेकर हर तक, ये अपने आप में क्लॉज है या सेंटेंस है? बोल दो, इतनी देर में टाइम मत लगाओ। क्या है ये? क्लॉज है या सेंटेंस है? तो आप कहोगे सर जी ये है सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर तो 2 क्लॉज ऑलरेडी आ चुके हैं। चलो भाई लो, अब मुझे इस सेंटेंस बताओ कितने क्लॉज हैं, और इसमें बताओ कितने क्लॉज हैं। अब मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं फटाफट।
टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। नंबर ऑफ क्लॉज बताओ इसमें कितने हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्लॉज बताओ कितने हैं। चलिए, रवि ने पास्ता खाया, C1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही वॉज हंग्री C2। ये इन दोनों को जोड़ने वाला कौन हो गया हमारा भाई, कंजक्शन। अब यहां पर आ जाओ, वी हैड फिनिश्ड ब्रेकफास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब C1, वी वॉच्ड अ फिल्म ऑन द वीडियो, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा C2। C1 C2 इन दोनों को जोड़ने वाला भाई हमारा आफ्टर। एक सेकेंड, ये मेरे भाई प्रेपोजिशन है आफ्टर या कंजक्शन है, बस इतना सा पूछना है। जल्दी बता दो, प्रेपोजिशन है या कंजक्शन है, जल्दी से बता दो, नहीं तो कुटाई पिटाई दोनों हो जाएगी। जल्दी बताओ, आफ्टर जो है प्रेपोजिशन है या कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है या कंजक्शन है। अब डाउट नहीं होगा कि भैया पता ही नहीं चलता ये कंजक्शन है या प्रेपोजिशन है, बताओ जल्दी से। तो दो क्लॉज को जोड़ने वाला प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, क्या होगा मेरे भाई, कंजक्शन ही होगा। क्या होगा, कंजक्शन ही होगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या, अगर इजाजत हो तो पूछ लें। ये जो ये लेटा हुआ है देखो, ये इधर ना, ये जो ये झुंझुनू वाला जो बच्चा लेटा हुआ राजस्थान वाला, इस हम पूछना चाह रहे हैं, सभी बच्चे सारे मिलके पूछना चाह रहे हैं, भाई इजाजत है, लिख दें है भाई। तो पहले खड़ा तो हो जा, खड़ा होके पढ़ ले, अगर शर्म आ रही हो तो, है भाई। चलिए, तो इजाजत है भाई क्वेश्चन लिखने की। इसको बता दो भाई, प्रपोजिशन है या कंजक्शन है, बताओ जरा, प्रपोजिशन है या कंजक्शन है। सर आपको कैसे पता, भाई मुझे सब कुछ पता है। सर्दी का मजा ही इसी चीज का है ना। सर्दियों में कम वक्त पढ़ाई कम होती है और नींद ज्यादा आती है, लेटने का मजा अलग ही, और रजाई ऊपर से आ जाए तो फिर तो पूछो मत। बताओ ये आफ्टर क्या है, शाबाश मेरे शेरों, हर बच्चे का आंसर यही है, यही तो मुझे चाहिए। सर जी ये जो आफ्टर है ना, ये आफ्टर यहां पर कंजक्शन नहीं होगा, कंजक्शन अपने पीछे क्लॉज लेगा, और यहां पर कलीग्स तो नाउन है, किसके कलीग्स, उसके कलीग्स, ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो गया अधिकार दिखा रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है ही नहीं, इसका मतलब ये पूरा एक तरीके से क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। तो भाई अब बताओ फिर फ्रेज अपने पीछे कौन लेगा, प्रेपोजिशन। तो यहां पर आफ्टर प्रेपोजिशन और यहां पर आफ्टर कंजक्शन। यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो थम्स अप मारो फटाफट कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ही क्लियर हो गई बात। अब आते हैं सेंटेंस क्या है। वैसे तो मैं बता चुका हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का एक समूह जिसमें पूरी क्या बनती है, कंप्लीट सेंस तैयार होती है। क्या तैयार होती है, कंप्लीट सेंस तैयार होती है, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में हमेशा यह जरूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, लेकिन क्लॉज में यह जरूरी है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा ही होगा। तो भाई सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे, एसर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं, एक एक को तबीयत के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। अच्छा पहले ऑप्टेटिव ले लिया एसर्टिव की जगह, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल देसी में पढ़ाऊंगा एकदम आपको। जब माताजी हमारे सर पे हाथ रखती हैं ऐसे, और हाथ ही नहीं रखती दादी तो हाथ रख के भी यूं यूं बाल हमारे खराब कर देती हैं, और क्या कहती हैं कि जीता रहे मेरा बेटा, तेरी जब अच्छी सी नौकरी लगे, अच्छी सी बहू आए तेरी, है ना, ऐसी बोलती ना, अच्छी सी शादी हो जाए तेरी बहू आए, है ना, और फिर वो तो पता नहीं लंबे लंबे चौड़े आशीर्वाद दे देती हैं। इसका मतलब माताजी कौन से टाइप के सेंटेंस का इस्तेमाल कर रही हैं, जिन वाक्यों में हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, प्रेयर किसी के लिए करते हैं, विश या श्राप देते हैं किसी को,
अब तुम किसी का दिल तोड़ दोगे तो वो तुम्हें क्या दे देगा? श्राप दे देगा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। जरूरी थोड़ी ना देखेगी, देखेगा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। जरूरी थोड़ी ना हर चीज लड़कियां ही गलत करती है, लड़के भी तो दिल तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? वो तो कोई भी काम कर सकता है। देखिए, अच्छा बुरा हर कैटेगरी का होता है। ये थोड़ी ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। क्यों देखेगी? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगा जब मैं वर्दी में आऊंगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए श्राप कर्स किसी को भी मिल सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो ब्लेसिंग्स, प्रेयर, विश और कर्स, ये जहां मिलेगा उसी को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आपको बोला मे गॉड ब्लेस यू, मे यू पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ठीक है, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। अब जैसे मान लो नवीन सर की शादी नहीं, उनकी तो हो चुकी है। हाँ, ये तो गलत बोल दिया। राहुल सर की हो रखी है उनकी, तुम्हें भी नहीं पता? चलो, विपिन सर की, अबे तुझे भी कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो किसी और को ले लेते हैं। रीजनिंग वाले सर की नहीं होता, तो रॉबिन सर की भी हो रखी है। चलो मान लो कोई एक्स नाम का है और आप, उनकी शादी हो गई, तो आप जब उनकी शादी में जाओगे तो क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इसका मतलब आप कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस का। कौन से सेंटेंस का? ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला तो क्लियर हो गया कि भैया जब भी आपको किसी सेंटेंस में यह दिखाई दे कि वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, प्रेयर कर रहा है किसी के लिए, विश कर रहा है या कर्स कर रहा है, तो ये होगा मेरे भाई ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो, ठीक है, हरकतें नहीं सुधरेंगी तुम्हारी। इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई? इंपैरेटिव वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, जिनमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। अब कहने का तरीका क्या हो सकता है? ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, और निषेध यानी कि प्रोहिबिशन भी हो सकता है। लेकिन काम, मेन काम क्या है? किसी को कोई कार्य करने के लिए कहना। सपोज करो मैंने आपसे बोला राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो क्या मैं यहां राम को कोई काम करने के लिए बोल रहा हूं? ना सर, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, राम के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हो कि राम स्कूल जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे कहा राम कॉमा गो टू स्कूल, तो एक्चुअल में जो सेंटेंस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? गो टू स्कूल। तो मैंने कहा राम स्कूल जाओ, तो इसका मतलब मैं राम को कोई काम करने के लिए कह रहा हूं। तो जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो तब हम यूज करते हैं कौन सा सेंटेंस? इंपैरेटिव सेंटेंस। और यहां आप किसी को कोई काम करने के लिए नहीं कह रहे हो, तो इसीलिए इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। सीधी शुरुआत हम किससे करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म से। तो ये याद रखना, इंपैरेटिव सेंटेंस में शुरुआत हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म से होगी। किससे होगी मेरे भाई? बेस फॉर्म से होगी। बात क्लियर हो गई? बेस फॉर्म तो समझते हो या नहीं समझते? वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने सपोज करो किसी से बोला इधर आओ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं? बताओ कौन सा सही होगा? कम्स हेयर, कम्स हेयर। दूसरा कमिंग हेयर। तीसरा केम हेयर। चौथा कम हेयर। तो कौन सा इसमें सही है? तो भाई ये आपकी बेस फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म नहीं है, यही आपकी बेस फॉर्म है, तो यही सेंटेंस सही होगा। तो इंपैरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? बेस फॉर्म से। आपको बेस फॉर्म भी बता देता हूं, क्योंकि मॉडल चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो बेस फॉर्म बेस फॉर्म बेस फॉर्म हमेशा याद आएगी आपको। तो सुन लो बेस फॉर्म क्या होती है। वर्ब की बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये सुन लो, ये क्या है? चार में से बताना कौन सी बेस फॉर्म है। बताओ, इन चारों में से बताओ कौन सी बेस फॉर्म है।
जल्दी बोलो फटाफट। इन चारों में से बेस फॉर्म कौन सी है? गोज। आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा, इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर किसी ने भी गलत किया तो देख लो, सही नहीं होगा बिल्कुल भी। बेस फॉर्म निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो सुन लो। अगर आपको बेस फॉर्म निकालनी है तो उसका तरीका है कि जिस वर्ब में आईएनजी लग सके, जिस वर्ब में आईएनजी लग सके उसी को हम क्या कहते हैं? बेस फॉर्म कहते हैं। अब तुम इसमें से आईएनजी जोड़ के देखो, ध्यान से सुनना जरा, आईएनजी जोड़ के देखो। क्या हम गॉनिंग कर सकते हैं? ना। क्या हम वेंटिंग कर सकते हैं? ना। क्या हम गोइंग कर सकते हैं? सही। क्या हम गोजिंग कर सकते हैं? ना। क्या हम गोइंग गिंग 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 गिंग, ये तो ऑलरेडी आईएनजी लिए बैठा है, ये भी सही नहीं है। जिसमें आईएनजी लग सके, लगा हुआ नहीं, लग सके, जिसमें आईएनजी लगाया जा सके उसी को कहते हैं मेरे भाई वर्ब की बेस फॉर्म। इस मेथड से जीवन में कभी आपको बेस फॉर्म गलत नहीं होगी। अब मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट जल्दी से बताओ कौन सी बेस फॉर्म है? हैज, हैड, हैव, हैविंग। जल्दी बताओ कौन सी बेस फॉर्म है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। इनमें से कौन सी बेस फॉर्म है? हैज बेस फॉर्म है। अच्छा, आईएनजी लगा के देखना, हैजिंग। बेटे हमारी क्लास में कुटाई और दूसरा क्या बोला था मैंने, बताना जरा एक बार। दोनों चीजें होती हैं। हाँ जी, तो हैव में ही इसमें तो लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यही हमारी बेस फॉर्म है मेरे भाई, यही बेस फॉर्म है। सर क्यों बताया आपने ये बेस फॉर्म, क्यों इतना फोकस डाला आपने? मैं जो बताता हूं उसका पेपर से सीधा लिंक होता है मेरे भाई। सुनो क्यों बताया, ध्यान से सुन लेना आप जरा मेरी बात को। एग्जाम की बात कराते हैं सीधा सीधा। आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो अपने पीछे बेस फॉर्म लेती हैं। क्या लेती हैं? बेस फॉर्म लेती हैं। जैसे डू, डज, डिड, या कोई भी मॉडल। लिख लो इस बात को, कहीं भी फंस जाएगा, अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेगा मेरे भाई, बेस फॉर्म। इसी के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से बताओ फटाफट क्या आंसर बनेगा। पहला, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे। दूसरा, आई वुड केम हेयर एवरी संडे। चौथा, तीसरा, शी हैज ऑब्लिग हैव नो मनी। चौथा, शी डज नॉट, ऑप्शन में हैज ऑब्लिग हैव एनी मनी। पांचवा, राजू कुड लिफ्टेड द बॉक्स easily. Sixth, Hari will invites all the guests. आ जाओ, एक एक करके आ जाओ, कोई रट्टा वगैरह कुछ नहीं लगाना, सीधा बेस। ये बात ध्यान रखो, जब भी आपको ये हेल्पिंग वर्ब, क्या है ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं, जब भी आपको ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दें समझ जाना बेस फॉर्म आएगा। फर्क नहीं पड़ता यस्टरडे है, क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, कोई भी मॉडल,
तो अपने पीछे क्या लेगा, वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। आ जाओ जी, सबसे पहले मैंने क्या लिया यहां पे, आ जाओ, शी डिड नॉट वेंट। बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि भैया यस्टरडे है तो यस्टरडे के हिसाब से तो फिर पास्ट होना चाहिए, तो वेंट होना चाहिए। लेकिन बाबू ये क्या है, डू डज डिड, तो ये डिड नाम का हेल्पिंग वर्ब बैठा है। कल हमने हेल्पिंग वर्ब को हमने कल क्या बताया था, वाइफ, पति या पत्नी, क्या बताया था कि भैया हेल्पिंग वर्ब अपने आप में एक पत्नी का रोल निभाता है। और कौन किसको बदल सकता है, हेल्पिंग वर्ब बदलता है मेन वर्ब को। तो डिड हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेगा, कोई, मैंने क्या बोला, डू डज डिड मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म। तो यस्टरडे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यहां क्या लगाना है, वेंट की जगह क्या करना होगा मेरे दोस्त, गो करना होगा। ठीक है जी, आ जाओ, आई वुड। अब कई बच्चे कहते हैं कि भैया विल का पास्ट तो वुड होता है, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो जब ये पास्ट है तो उसके पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। गलत, मैंने क्या बोला, दुनिया का कोई भी मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेगा। तो जब ये मॉडल है यहां पर तो ये अपने पीछे बेस फॉर्म लेगा। और बेस फॉर्म केम नहीं होती जिसमें आईएनजी लग सके। आईएनजी किस में लगेगा, केम में थोड़ी लगेगा, कम में लगेगा। तो कम आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सभी को, आ जाओ आगे। शी हैज ऑब्लिक हैव नो मनी। अब यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां सीधा कौन है, सब्जेक्ट। तो सी सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से मैं क्या आंसर लगाऊंगा, हैज लगाऊंगा। लेकिन कई बच्चे यहां भी फंस जाते हैं, बोला भैया यहां तो शी है, ये तो सिंगुलर है अपने आप में, तो मुझे यहां के हिसाब से हैज लगाना चाहिए। लेकिन बाबू ये बीच में डज नहीं बैठ गया, और ये पत्नी यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं बताया था मैंने। और हेल्पिंग वर्ब चेंज करती है मेन वर्ब को। और डू हो, डज हो, डिड हो, मॉडल हो, बेस फॉर्म लेगा। और बेस फॉर्म हैजिंग नहीं होता है, बेस फॉर्म क्या होगा, हैव होगा। अब भाड़ में गया हमारा शी, चाहे यहां सिंगुलर है हमें इससे मतलब नहीं है, हमने हेल्पिंग वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मैं हैव लगाऊंगा यहां पर। नेक्स्ट, राजू कुड। कुड क्या है, मॉडल। और मैंने अभी क्या बताया, कोई भी मॉडल बेस फॉर्म, और लिफ्टेड तो सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो सही क्या होगा, बेस फॉर्म क्या होगा, लिफ्ट होगा मेरे भाई। ऐसे ही हरी विल इनवाइट्स, क्या इनवाइट्स में आईएनजी लगेगा, इनवाइट्सिंग होगा, गलत। तो क्या सही होगा, इनवाइट। तो इसका मतलब जो मैंने लिखा सही, डू डज डिड, कोई भी मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेगा। और बेस फॉर्म क्या होती है, क्या होती है बेस फॉर्म, जल्दी बताओ। बेस फॉर्म होती है जिसमें हम क्या लगा सके, आईएनजी लगा सके, इसको कहते हैं बेस फॉर्म। यहां तक अगर आपको सारी बात क्लियर है तो दिल मारो फेंके कि भैया अब हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ही क्लियर है यहां तक सारी बात। जल्दी बताओ फटाफट। देखो, हर सेंटेंस आपका बेस फॉर्म से स्टार्ट होगा, हर सेंटेंस बेस फॉर्म से। वॉक वर्ब की बेस फॉर्म, कीप वर्ब की बेस फॉर्म, सेव वर्ब की बेस फॉर्म, गो वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन अगर निगेटिव हो जाएगा, इंपैरेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो डू नॉट से स्टार्ट होगा और फिर आ जाएगी उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। पॉजिटिव होगा तो बेस फॉर्म, और निगेटिव होगा तो डू नॉट से स्टार्ट कर दोगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं बाबू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं, बताओ जल्दी से। जिनमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, ग्रेट इमोशंस, जैसे कि एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर या सोरो, जिसमें हम ये सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं। और वो सेंटेंस लास्ट में क्या लगा होता है, उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने आपसे पूछा, राम इज इन देहरादून, क्या आप यहां कोई इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो, नहीं, तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। बात समझ में आ गई। जैसे ही आपने कहा हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितने सुंदर हो तुम, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको क्या एक्सप्रेस करना है, इमोशंस। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो चाहे एक्साइटमेंट में हो, सरप्राइज हो, हैप्पीनेस हो, दुख प्रकट कर रहे हो आप, गुस्सा प्रकट कर रहे हो, इन सभी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ।
हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितनी सुंदर है बारिश। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो इन सभी में आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है मेरे भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। बाबू मैं एक वर्ड पूछना चाह रहा हूं, ये जो हुर्रे है इसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहोगे या इंटरजेक्शन कहोगे, जल्दी से बता दो। कई बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है, मेरे भाई ये वर्ड है तो ये अपने आप में इंटरजेक्शन है। क्या है ये, इंटरजेक्शन है। और ये जो है यहां से लेकर पूरा ये क्या है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, नहीं ये इंटरजेक्शन है, ये पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, और हर बार इंटरजेक्शन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे इसमें कोई इंटरजेक्शन नहीं है। मान लो मैंने आपसे कहा अब बताओ ये पूरा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या हो गया, पढ़ के बताना जरा, इसको कैसे पढ़ के बताओगे, पढ़ो 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 जल्दी से फटाफट। ओह आई एम टायर्ड, आई एम डॉग टायर्ड, मैं तो थक गया हूं भाई, परेशान हो गया हूं मैं, तो थक गया हूं मैं। तो क्या है मेरे भाई, ये है इंटरजेक्शन और ये है पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, चलो जी, यहां तक क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब है एसर्टिव सेंटेंसेस, या कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं ये, वो सेंटेंस जिसमें हम किसी के बारे में या तो क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन या कोई स्टेटमेंट, उसी को कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। मैं सारे के सारे 5 के 5 एक बार आपकी उंगलियों पे करवा देता हूं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिनमें हम किसी से क्या पूछते हैं, बोलो क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ये हो गया इंटेरोगेटिव। ऑप्टेटिव क्या होते हैं, जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, कर्स करते हैं, ब्लेस करते हैं, प्रेयर करते हैं किसी के लिए, वो ऑप्टेटिव हो गया। तीसरा तीसरा क्या बताया, जब हम किसी को ऑर्डर देंगे, एडवाइस देंगे, ये सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, ऑर्डर देंगे, एडवाइस देंगे, कमांड करेंगे, या किसी को कोई काम करने के लिए बोलेंगे, ये हो जाएगा इंपैरेटिव सेंटेंस। 3 सेंटेंस हो गए। सबसे पहला क्या बताया आपको, अच्छा हाँ, फिर लास्ट में आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सडन इमोशंस, ग्रेट इमोशंस, ये जब हम रिप्रेजेंट करेंगे सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। और लास्ट में आता है सिंपल, जब आप किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे दोगे, कोई ओपिनियन दे दोगे, उसे कहते हैं आपका एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आ जाओ, जैसे कि मैंने बोला ही सिंग्स एंड डांसेस, वो गाता भी है और नाचता भी है, तो सिंपल ये आपने एक स्टेटमेंट बोल दिया। ही इज एक्सुबरेंट, अच्छा ये वर्ड बताना, वो क्या, एक्सुबरेंट का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, ये भी आपने एक सिंपल स्टेटमेंट दे दिया। स्काई इज ब्लू, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट आ गया। तो अब मुझे बताओ ये सारा क्या हुआ, क्या ये इंटेरोगेटिव है, नहीं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं हम किसी को, कोई ब्लेस कर रहे हैं किसी को, नहीं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं। क्या हम सडन इमोशन शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं। अच्छा, एक्सुबरेंट का मतलब आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, क्या लिखा है फटाफट बताना, चीयरफुल, हैप्पी, खुश। ठीक है भाई, चलिए जी, असर्टिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, मतलब पहला क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या है, निगेटिव। और पॉजिटिव को ही हम क्या कहते हैं, एफर्मेटिव। क्योंकि देखो, हम स्टेटमेंट या ओपिनियन पॉजिटिव भी दे सकते हैं, निगेटिव भी। जैसे मान लो मैंने कहा ही इज कॉर्पुलेंट, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ही इज नॉट कॉर्पुलेंट, ये मेरा हो गया पॉजिटिव और ये मेरा हो गया निगेटिव। अब कॉर्पुलेंट क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कॉर्पुलेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पुलेंट और ऑप्युलेंट। कॉर्पुलेंट और ऑप्युलेंट दोनों का फर्क बताओ जल्दी से, क्या होता है, क्या है कॉर्पुलेंट और ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट तो क्या होता है, रिच, कॉर्पुलेंट क्या होता है, मोटा, प्लम्पी। तो आप ये भी कह सकते हो कि वो मोटा है, आप ये भी कह सकते हो वो मोटा नहीं है। तो इसीलिए स्टेटमेंट आप पॉजिटिव भी दे सकते हो, निगेटिव भी। तो इसलिए 2 टाइप का होता है। ठीक है, और लास्ट में आते हैं भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस कड़ी का। और मैं आप लास्ट पॉइंट वहीं ले जाके छोड़ूंगा आज आपको, जो इस पहलू का, इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है वो समझो ध्यान से।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सबको पता है, वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन पूछने के तरीके दो होते हैं, दो तरीके हैं। पहला क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। देसी भाषा में कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और कुछ होते हैं WH वर्ड से। जैसे मैंने आपसे कहा डू यू प्ले फुटबॉल, आपने कहा यस, किसी ने कहा नो, तो ये क्लोज एंडेड हुआ। क्लोज एंडेड पता क्यों हुआ ये? क्योंकि आप इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाए, आप सिर्फ यस और नो में। जब आप किसी सेंटेंस का जवाब यस और नो में दोगे तो उसी को हम कहते हैं क्लोज एंडेड। या तो इसका आंसर दोगे यस में या दोगे नो में। और ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और जब WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा तब वो ओपन एंडेड होगा, आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। मैंने कहा व्हाई डू यू प्ले फुटबॉल, क्यों खेलते हो फुटबॉल? आप कहोगे भैया मजा आता है, आनंद ही कुछ भी कह सकते हो आप, इसका रीजन दे सकते हो। तो इसका मतलब यस और नो में नहीं देना है। तो जब WH वर्ड से बोलोगे तो ओपन एंडेड, और जब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करोगे तो यस और नो में दोगे तो क्लोज एंडेड। ये दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। चलिए जी, स्ट्रक्चर क्लोज एंडेड की स्ट्रक्चर क्या है? शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या लगेगी? मेन वर्ब लगेगी। और फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और आगे तो कुछ भी ऐड कर सकते हो। ओपन एंडेड की शुरुआत किससे होगी? WH वर्ड से। फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मतलब यूं कह दो कि ये सारा आ जाएगा, बस एक्स्ट्रा आप क्या ऐड कर दोगे? WH वर्ड ऐड कर दोगे। बाकी ये पूरा सेम है, जैसा ये है वैसा ये है, बस WH वर्ड ऐड हो गया आपका। पहला, डू दे हेल्प द पुअर, क्या वो गरीबों की मदद करते हैं? तो इसका आंसर आप क्या दोगे? या तो यस या नो। और इसीलिए ये क्या है? क्लोज एंडेड है। वाई, ये वाई डू दे हेल्प द पुअर, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया ओपन एंडेड, क्योंकि आप इसका कोई भी रीजन दे सकते हो। ठीक है, WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो ओपन एंडेड, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्लोज एंडेड। आर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सीधा क्या हो जाएगा? क्लोज एंडेड। यहां तक बात क्लियर है सभी को? चलो जी, वेयर वर यू प्लेइंग फुटबॉल, हेल्पिंग सॉरी WH वर्ड से स्टार्ट कर रहे हो तो कैसा हो गया? ओपन एंडेड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई ये पांचवा क्वेश्चन गलत है और छठा क्वेश्चन गलत है, कारण बताओ। दोनों क्वेश्चन गलत क्यों है, जल्दी से रीजन बताओ। और गलत है तो सही क्या होगा? बहुत तेजी से। पांचवा और छठा क्वेश्चन अगर गलत है तो सही क्या होगा? लीजिए, when you will return home, तो सही क्या बैठेगा? when, क्योंकि अभी मैंने क्या पढ़ाया, जब WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या बनेगा? when will you return home, ये बनेगा। दूसरा, फिर यहां WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, why was, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, she going there। बन गई बात? तो हमने यहां से सीखा कि अगर WH वर्ड से आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो भाई उसके पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा यहां पर? हेल्पिंग वर्ब। बात क्लियर है यहां तक? लेकिन अब मैं उस क्वेश्चन पे चलता हूं जो पेपर में आता है। पेपर में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। पेपर में क्वेश्चन जो आता है हम उसकी सीधी सीधी सी बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, सुन लो अब जरा ध्यान से। पहला, ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब पहली बात तो ये इंटेरोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप लगाएंगे हम यहां पे, क्योंकि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है वो तो असर्टिव सेंटेंस होगा। फुल स्टॉप लगा दिया हमने, यहां पर लग गया फुल स्टॉप। अब ऊपर वाला गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर WH वर्ड जो सेंटेंस के बीच में आता है, ये मिडिल में, इस समय पर ये इंटेरोगेटिव नहीं है। ये आपकी इस रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने का काम कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंजक्शन का काम करता है, रिलेटिव एडवर्ब। तो कहने का मतलब है जब भी WH वर्ड सेंटेंस की अगर यहां से शुरुआत होती, यहां से अगर शुरुआत ही यहां से होती वेयर से, तो अब हेल्पिंग वर्ब सही था। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब सही नहीं है। तो क्या है फिर?
जब WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आएगा तो उसके बाद पहले आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। तो मेरे भाई दूसरे सेंटेंस को सही करके बताओ और तीसरे सेंटेंस को सही करके बताओ, और पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, यही वाला आता है, यही आता है मेरे भाई, यही आता है। इंपॉर्टेंट है कि पेपर में क्या आता है वो बहुत जरूरी पता होना चाहिए। आप बेसिक्स पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन पेपर तक ना पहुंचो तो फिर उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हाउ। अब जो ये हाउ है ये इंटेरोगेटिव नहीं है यहां पर, तो इसीलिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्जेक्ट लेना पड़ेगा पहले और कुड लेना पड़ेगा बाद में। तो सही क्या होगा, हाउ आई कुड हेल्प। और क्या सिखाया था कि मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेता है हेल्प। अब ये भी तुम्हें पता होगा आगे चल के। दूसरा, व्हेन, व्हेन के बाद यहां पे वुड नहीं आएगा, व्हेन के बाद पहले क्या आएगा, क्या लिखूं बताओ नीचे, व्हेन रमेश कुड, कुड नहीं वुड कम, और मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म तो कम आ जाएगा। ठीक है भाई। अब भैया इस चीज को आपने लिखा है क्या कहीं पे नोट्स में, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं आपके लिए ना लिखूं। लो जी, ये देख लो फटाफट जल्दी से, क्या लिखा है एक बार जल्दी से बताओ। If WH words are used in the beginning of a sentence, we use helping verb after them. मान लो अगर आप WH word से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो तो आप पहले क्या लगाओगे उसके बाद, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर लगाओगे सब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी WH वर्ड को आप सेंटेंस के मिडिल में यूज कर रहे हो तो मेरे भाई पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आपको लगानी पड़ेगी वर्ब। बस ये सारा खेल है बाबू, और यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में भर भर के आता है। जब शुरुआत करोगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर शुरुआत नहीं करोगे बीच में आएगा ये, तो फिर पहले सब्जेक्ट आएगा। और यही बात मैंने यहां सारी लिख दी है। लेकिन इसको ना पढ़ के आप इस पिक्चर को बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, और समय भी हो चला है। यहां तक कोई बात अगर डाउट रहा हो तो मुझे बताइए। वैसे मुझे लगता नहीं है कोई आज की क्लास में कोई ऐसा डाउट बचा होगा, और होपफुली बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हमने सीखी कि भैया बेस फॉर्म क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी बेस फॉर्म अपने पीछे लेती हैं, ठीक है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस क्लॉज में क्या फर्क होता है, फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क होता है, ठीक है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, क्या प्रेपोजिशन अपने पीछे क्लॉज लेता है, नहीं लेता, कंजक्शन ही क्लॉज लेता है। तो ये सारी चीजों को एक बार रिवाइज करना, नोट्स बनाओगे इंटू 2 में दोबारा देख सकते हो, नोट्स से दोबारा रिवाइज करना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई। ठीक है जी। अभिषेक शर्मा कह रहा है सर 1-1.5 घंटे के लिया करो, मैं तो 2 की ले दी थी पहले दिन ही, कलेजा किडनी गुर्दे सब फेफड़े बाहर आ गए थे, तो इसीलिए 1 घंटा 15 मिनट की क्लास बहुत है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से बताओ, फ्राइडे को हम हर फ्राइडे सेशन रखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, कौन सा टॉपिक करना पसंद करोगे पहले, PQRS, जल्दी, PQRS, क्लोज टेस्ट या अनसीन पैसेज, कौन सा टॉपिक लेना पहले पसंद करोगे। MTS में क्लोज टेस्ट आता है, CGL प्री में क्लोज टेस्ट आता है, CPO प्री में क्लोज टेस्ट आता है, SSC GD में क्लोज टेस्ट आता है, स्टेनो में तो सब कुछ ही आता है, एक ही पेपर होता है। तो क्या था, कौन सा, अच्छा, हाँ जी, क्लोज टेस्ट। चलिए, PDF बेटा RWA एप्लीकेशन पे मिलता है, RWA एप्लीकेशन पे आपको नायक बैच के अंदर PDF मिलेगा।
आपकी पेन कौन ले जाता है? नहीं यार, वो पेन से मेरे से पकड़ा नहीं जाता, मैं इसीलिए इससे हाथ से अच्छा रहता है। ब्लैक बोर्ड बेटा कल से। आज तो हमने वो दूसरा स्टूडियो यूज किया, तो इसमें वो ब्लैक बोर्ड नहीं पकड़ पाता, इसलिए। हाँ जी। बाकी कोई बात आपके दिल में, कोई पॉइंट, कोई बात? मैं आपके कमेंट ही पढ़ रहा हूं। टाइम बढ़ा लो ना बाबू। देखो, अभी आपको लग रहा है अभी 4 दिन हुए हैं। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो दिल मारना फेंक के, और गलत लगे तो लिख देना कि हाँ भैया गलत बोल रहे हो। ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। दो कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। दो क्या, वैसे 3 कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। एक होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा, वो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, उनको तो यही क्लास काफी है। बल्कि इसमें भी ऐसा लगता होगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब स्पीड में है, या कुछ भी मतलब हल्का फुल्का, लेकिन एनी हाउ वो मैनेज कर रहे हैं और वो आ जाएंगे। मैंने उनसे वादा किया था आप आ जाओगे। दूसरे हैं जिनको ये क्लास सही लग रही है, और उनको है कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तीसरी कैटेगरी होती है जो ये चाह रही है कि भाई मतलब आज ही 2-2.5 घंटे पढ़ा दो, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा होता है पहले से ही। आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस मरवा दो, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, हम टीचर हैं एक, और उम्मीदें हमसे अनेक, और किस किस की उम्मीदें पूरी करें, तो हमने सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लो बिल्कुल ही बेसिक्स पे चले जाए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो पेपर में बंटाधार हो जाना है, सत्यानाश हो जाना है। अगर बहुत तेजी से पढ़ा दें और सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेवल पे आ जाए, तो जो अच्छी कैटेगरी का बच्चा है वो तो कहेगा भाई टीचर तो यही है, ऐसा ही होना चाहिए मास्टर। तो समझ रहे हो? ये स्टूडेंट, ये तुम ये देखो, अब मुसीबतें देखो टीचर की कितनी खतरनाक होती हैं। वो तो कह देगा जिस दिन ऐसे खतर, अभी देखना जिस दिन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, उस दिन आपको सारी कैटेगरी के स्टूडेंट मिलेंगे, क्योंकि वो वाला भी पहुंच जाएगा जिसको प्रैक्टिस करनी है। उसको अपना देखना है, आकलन करना है कि भैया मैं कहां सही हूं, क्या गलत है, मुझे कितना आ रहा है, वो चेक करेगा। बात एग्री करते हो नहीं करते हो? तो समस्या ये है कि हर कैटेगरी के बच्चे को ध्यान में रखना पड़ता है, और बेसिक से भी चलना है। समझे बात को? तो तो हम स्टूडेंट मतलब हम टीचर एक ही होते हैं, हमसे उम्मीदें अनेक होती हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं धीरे 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 सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। लेकिन फिर भी वही बात है कि सबकी उम्मीदों पर खरा तो उतरना नहीं जा सकता, और कोशिश हम पूरी करते हैं शिद्दत से मेहनत करने की। बट ये जरूर है, जो हमारे साथ टिका रहेगा मैदान में, उसकी नैया पार लगा देंगे, ये गारंटी है। हो सकता है कि शुरू में लगे कि ये मतलब अच्छा नहीं है, बुरा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाना आने लगेगा कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, बस आप लोग ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है। और एक जो ये क्वेश्चन ये बार बार कमेंट बॉक्स में करते हैं ना, ये मेरे को बच्चे भी स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सुबह विपिन सर वाली क्लास में कि भैया ग्रामर आप ही पढ़ाओ, वहां समझ नहीं आता, वो पता नहीं क्या पढ़ाता है ना, क्या है और मेरी वाली क्लास के स्क्रीनशॉट, भैया वोकैबलरी आप ही पढ़ाओ, 1 घंटे में 4 ही वोकैबलरी हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, आप ही पढ़ाओ आप। तो भाई यही तो है, टीचर एक उम्मीदें अनेक। आपको उनसे उम्मीदें हैं कि वो तीर मार दे, मेरे से उम्मीदें है कि मैं तीर मार दूं, जबकि मेरे भाई अपने लेवल पे दोनों ही आदमी मेहनत कर रहे हैं पूरी। कोई भी मेहनत बिना मेहनत के टीचर नहीं आता है, ठीक है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर मैं कहूं कि मेरा स्तर यहां है, तो उनका स्तर मेरे से भी यहां है। तो आप अगर ये कहोगे भैया आप वोकेबलरी पढ़ा दो, आप ये कर देते हो तीर मार दोगे, तो ऑलरेडी वो जो करा रहे हैं वो बढ़िया करा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको शुरुआत में लगे कि नहीं यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, और मेरे को दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो देखिए टेस्ट पकड़ने में समय लगता है, ठीक है। आप पकड़िएगा टेस्ट। कई बार आप रसगुल्ला पसंद है मिठाई नहीं, है ना, मिठाई पसंद है रसगुल्ला नहीं, तो दोनों टेस्ट करना पड़ेगा आपको। टेस्ट करो। और हमने क्या बोला था, जब लंबा समय खींचेगा ऐसा दिक्कत लगेगी, तो क्योंकि हम एक फैमिली हैं, हम एक परिवार हैं, और हम इस परिवार के पिलर हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं अपना कंधा लगा देंगे, लेकिन छत को नहीं गिरने देंगे दोस्त, ये बात याद रखना। जहां जरूरत पड़ेगी वहीं अड़ के खड़े हो जाएंगे,
अगर कल को ये बात जरूरत पड़ी ना कि विपिन सर को जरूरत पड़ी कि नहीं ग्रामर ही पढ़ानी है, तो वो ग्रामर पे आ जाएंगे। अगर मुझे जरूरत पड़ी कि वो कैब पे आना है, तो मैं वहां पर जाऊंगा। लेकिन वो इसलिए कि आपका भला हो, इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाता, वो बुरा नहीं पढ़ाता। आप टीचर को अगर, बंद हो गया क्या? आप आप टीचर को, मेरे हाथ से बंद हो गया, आप टीचर को अगर ऐसे जज करोगे ना बाबू, तो वो गलत बात है। ठीक है। चैप्टर 1 कब स्टार्ट होगा? भाई चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो चैप्टर नंबर 1 चलेगा। सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक, ठीक है भाई लोगों। और क्या? शायरी? भाई शायरी तो याद अभी नहीं है, एक छोटी सी लाइन बोल देता हूं आप सभी के लिए, जो बच्चे नायक बैच में मेहनत कर रहे हैं, कि देकर गुलाब का फूल, देकर गुलाब का फूल, ये कह गया टोकरी वाला, देकर गुलाब का फूल, ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे इधर उधर मेहनत, उसे ले जाएगा नायक बैच वाला। ये नायक बैच वालों के लिए है। ठीक है जी। तो नायक बैच वाला कल को नायक बनेगा, मेहनत करेगा, जस्ट फॉर द शेक, कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसा मत लेना कि कोई दिल पे ले ले, कैसे कह दिया नायक। तो आपको पता है सोशल मीडिया पे दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। अब मैंने तो आपके खुश करने के लिए बोल दी है ना, क्योंकि हमारा एक कनेक्शन बना रहे, हजारों मील की दूरी पर है, कैसे एक दूसरे से कनेक्शन बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कई लोग दिल पे, अच्छा ऐसे कैसे कह दिया, नायक बैच वाला ले जाएगा, मैं क्यों नहीं ले जा। ये सिर्फ एक इमोशंस होते हैं जो हम आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नायक बैच वाला, हाँ हम पढ़ रहे हैं नायक बैच में तो इसीलिए अप्रिशिएशन कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसको दिल पे नहीं लेगा, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे ना दिल पे बहुत जल्दी ले लेते हैं, तो दिल पे नहीं लेने किसी चीज को। ठीक है भाई, गुड नाइट सभी को। और और क्या है, बस यही है। चलिए आप मेहनत करिएगा, कल मिलेंगे आप लोगों को। और कल प्रैक्टिस होने वाली है, लाइव में उपस्थित रहना सारे के सारे बच्चे, क्योंकि प्रैक्टिस कराऊंगा, और साथ के साथ डाउट वहीं पर, बाद में सिर्फ देख तो सकते हो, डाउट नहीं पूछ सकते, तो डाउट साथ के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस में डाउट आएगा 100%। ठीक है, बाकी एक कमेंट्स आप जरूर छोड़ेंगे कि क्लास कैसी चल रही है, क्लास और सब कुछ जो भी आपको लगता है अच्छा है बुरा है। ठीक है जी, तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।